नमस्कार दोस्तों, आई एम विकास गहलोत। आई वांट टू टीच पॉलिटिकल साइंस। हम इस YouTube सेशन की ये फोर्थ वीडियो लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। ये YouTube सेशन हेल्पफुल है HSSC, SSC एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये YouTube सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे पहले 3 वीडियो देख लिए होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग से ही है रेगुलेटिंग, अर्थात रेगुलेट अर्थात नियंत्रण करने के लिए, कंपनी को नियंत्रण कंट्रोल में लाने के लिए इस एक्ट की स्थापना की गई। इसकी जरूरत किस लिए पड़ी? कंपनी को रेगुलेट करने की ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी? इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम जानेंगे 2 डेट के बारे में। 23 जून 1757 इसमें एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध और एक युद्ध हुआ 1764 में, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। कंपनी की जब स्थापना की गई थी उसमें यह बात जरूर लिखी गई थी कि हम किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं करेंगे, और कंपनी ने यहां आकर युद्ध करने स्टार्ट कर दिए। तो ब्रिटेन को अन्य देशों से जवाब देना हो, इससे पहले उन्होंने कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी समझा, यानी कि कंपनी का नियंत्रण करना जरूरी समझा। कंपनी ने ब्रिटेन ने जब कंपनी से जवाब मांगा, ब्रिटेन ने कंपनी से जवाब मांगा क्या कि आप किसी भी देश के भूभाग पर कब्जा करने के लिए नहीं भेजे गए हो, आप व्यापार करने के उद्देश्य से भेजे गए हो, आप व्यापार ही करें। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जवाब दिया कि हम किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं दीवानी। अब ये दीवानी क्या होती है? अर्थात भारतीय लोग प्रशासन को चलाने में असक्षम हैं, वो भारत के लोग प्रशासन को नहीं चला सकते, इसलिए हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, प्रशासन चलाने में हम हेल्प कर रहे हैं। यह जवाब जब सुना तो अब ब्रिटेन के पास 2 ही उपाय थे, या तो व्यापार बंद कर दिया जाए, अर्थात कंपनी को वापस बुला लिया जाए, या फिर इस पर नियंत्रण किया जाए, अर्थात कंपनी को रेगुलेट किया जाए और इसकी जांच हो कि ये क्या गलती कर रही है और किस लिए ये आज के दिन ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कंपनी के द्वारा लड़ा गया है। जबकि जब इस कंपनी की स्थापना की गई थी तब ब्रिटेन ने साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि ये किसी भी भूभाग पर कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि व्यापार करने के लिए कंपनी भेजी जा रही है। फिर इसको वापस बुलाया नहीं गया, वापस बुलाते तो पूरे ब्रिटेन की बेइज्जती होती सभी के सामने, इसलिए वापस बुलाना न समझकर नियंत्रण करना जरूरी समझा, अर्थात कंट्रोल करना जरूरी समझा, और इसी कंट्रोल करने के लिए संसदीय जांच समिति का गठन हुआ। संसदीय जांच समिति का गठन हुआ, और इस संसदीय जांच समिति को 2 भागों में बांटा गया, एक सेलेक्ट कमेटी और एक गुप्त कमेटी। अर्थात ब्रिटेन के द्वारा संसदीय जांच समिति, संसदीय अर्थात ब्रिटेन की संसद के द्वारा, जांच अर्थात इन लोगों की जांच कि ये कहां पर गलती कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है ये जानने के लिए, और समिति कमेटी अर्थात कमेटी बनाई जाती है, उसमें 1 से ज्यादा लोग होते हैं, और ये 2 प्रकार की बनाई गई, एक सिलेक्ट कमेटी, एक गुप्त कमेटी। और इन सिलेक्ट कमेटी और गुप्त कमेटी दोनों ने इसने 12 रिपोर्ट और गुप्त कमेटी इससे हाफ रिपोर्ट, 6 रिपोर्ट पेश की। 12 + 6 टोटल 18 रिपोर्ट पेश की गई, और इन 18 रिपोर्ट में कंपनी को भ्रष्ट, जो इनका रिजल्ट सामने आया वो यही निकल के सामने आया कि कंपनी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और कंपनी भारत के लोगों का शोषण कर रही है। कंपनी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, शोषण कर रही है, भारतीय लोगों पर अपनी मनमानी दिखा रही है।
तो अब 18 रिपोर्ट आने के बाद ब्रिटेन ने कंपनी को कहा कि अब आप लोग अपने हिसाब से काम नहीं करोगे, अब आपको किया जाएगा रेगुलेट, अर्थात नियंत्रण किया जाएगा आप लोगों पर, और इसे नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के नियंत्रण कंट्रोल के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। अब हम लोग जानेंगे प्रावधान क्या क्या किए गए। देखो, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अर्थात रेगुलेट होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, किसी को भी कंट्रोल करने। अर्थात ऐसी क्या बात आ गई थी जिससे कंपनी को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी, वो है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और जब ब्रिटेन ने कंपनी को ये जब शुरुआत में स्थापना की गई थी तब लिखा गया था कि कंपनी किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं कर सकती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब जवाब मांगा गया तो इन्होंने कहा कि हम कब्जा नहीं कर रहे, हम तो कर रहे दीवानी, अर्थात भारतीय लोग प्रशासन को चलाने में असक्षम है, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो कंपनी फिर ब्रिटेन के पास दो उपाय थे, या तो व्यापार को बंद कर दिया जाए या फिर नियंत्रण अर्थात कंट्रोल किया जाए। और उसी के लिए संसदीय जांच समिति बनाई गई, एक सेलेक्ट कमेटी जिसमें 12 रिपोर्ट पेश की, एक उप कमेटी 6 रिपोर्ट पेश की गई, टोटल 18 रिपोर्ट आई। उसमें कंपनी को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, अर्थात पूरी तरह से कंपनी भ्रष्ट हो चुकी है और भारतीय लोगों का शोषण कर रही है। इसी को नियंत्रण करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब हम जो जरूरी बातें हैं ये हमने बता दिया आप लोगों को किस लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान आए, इनके बारे में बात करते हैं। आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस होता है। हिंदी वाले लोग बताएंगे अधिनियम और विधेयक, इन दोनों में क्या अंतर होता है, एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं प्रावधान की, अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। प्रावधान अर्थात कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहले बंगाल, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी और इनमें बनते थे गवर्नर, अर्थात इन 3 प्रेसिडेंसी में बनते थे बंगाल गवर्नर, मुंबई गवर्नर, मद्रास गवर्नर। ये तीनों प्रेसिडेंसी अब एक प्रेसिडेंसी के अंदर काम करेंगी, वो है बंगाल, अर्थात प्रेसिडेंसी इन्हीं के अंदर काम करेगी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। और ये गवर्नर पद था, इसको किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये जो पहले व्यक्ति थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ये प्रथम बनाए गए बंगाल के गवर्नर जनरल। ये पहला प्रावधान था किसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि बंगाल, मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनमें गवर्नर अलग अलग बनते थे। अब इन तीनों प्रेसिडेंसी इस प्रेसिडेंसी के अंदर काम करेंगी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर काम। और पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया कौन, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में बात करते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई, गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई, काउंसिल ये बनाएगी। इसमें कौन कौन थे, एक बंगाल का गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य थे। अब इसके बारे में हम लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। ये 4 लोगों के नाम भी आप लोग जरूर याद कर लें, उसके लिए हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। कल मानसून 4 बार फंसा, कल मानसून 4 बार फंसा।
अर्थात ये लोग कितने थे? 4। गवर्नर जनरल काउंसिल में एक गवर्नर जनरल और उसके अलावा 4 कौन कौन थे, उनके नाम जानते हैं हम सबसे पहले। कल से बनता है क्लेवरिंग, उसके बाद में मानसून से नाम बनता है मानसन। कल मानसून 4 बार फंसा, क्लेवरिंग, मानसून, और उसके बाद बारबेल और फ्रांसिस, ये 4 लोग थे। गवर्नर जनरल काउंसिल में कौन कौन लोग थे? एक वारेन हेस्टिंग्स और उसके अलावा क्लेवरिंग, मानसन, बारबेल और फ्रांसिस। शॉर्ट्री कहकर मानसून 4 बार फंसा, अर्थात 4 लोग थे। कल से क्लेवरिंग, मानसून से मानसन और बार से बारबेल और फंसा से फ्रांसिस, ये 4 लोग थे। अब हम बात करते हैं इन 4 लोगों में क्या क्या अधिकार दिए गए। जो कानून बनाते थे उस टाइम पर वोटिंग का अधिकार था, मत का अधिकार, मत अधिकार था सिर्फ इन 4 लोगों को। अगर किसी भी बिल को लेकर इनमें विवाद पैदा हो जाता है, अर्थात 2 ये कहते हैं इनमें से कि बिल पास होना चाहिए और 2 बिल को ये कहते हैं कि बिल पास नहीं होना चाहिए, उस टाइम पर निर्णायक मत का अधिकार, उस टाइम पर निर्णायक मत का अधिकार था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल को था। अर्थात सामान्य वोटिंग होगी, उसमें अगर 3-1 या 1-3 से कोई बिल, अर्थात 3 ने पक्ष में घेर दिया तो बिल पास और 3 ने विपक्ष में घेर दिया तो बिल फेल हो जाता है। अगर काउंटिंग में 2 ये कहते हैं कि कोई भी बिल या कानून पास होना चाहिए और 2 ये कहते हैं कि बिल या कानून पास नहीं होना चाहिए, उस टाइम पर निर्णायक मत है, अर्थात जो फैसले का मत होगा वो गवर्नर जनरल के द्वारा दिया जाए। हम पढ़ रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और उसके प्रावधान के बारे में। सबसे पहला प्रावधान पढ़ा हमने, बंगाल, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको एक ये प्रेसिडेंसी थी और इनके अलग अलग गवर्नर थे, इनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया गया। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी के जब अंडर किया गया तो उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल इनको रेगुलेट करेगा और इसके बारे में हेस्टिंग जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए, उसके बाद में गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई। इसमें एक सदस्य 1+4 थे, एक कौन था? वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, और 4 अन्य कौन कौन थे? क्लेवरिंग, मानसन, बारबेल और फ्रांसिस। और कानून मत अधिकार, अर्थात कोई भी कानून बनेगा उसमें मत अधिकार किसको था? इन 4 को था। और निर्णायक मत का अधिकार वो गवर्नर जनरल को था। अगर इनकी पेमेंट पूछी नहीं जाती, अगर इनकी सैलरी की आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इनकी सैलरी थी 25,000 पाउंड प्रति ईयर, अर्थात गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल की सैलरी। और इन्होंने 4 की सैलरी थी वो प्रति एक की, अर्थात ये नहीं कि इन 4 की सैलरी 10,000 थी, इनमें से 4 में से किसी एक की सैलरी 10,000 पाउंड पर एनम प्रति ईयर थी। पूछा नहीं जाता इतनी डिटेल से, बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है लाइव यूपीएससी। इन एक की सैलरी 25,000 पाउंड पर ईयर और इन 4 में से किसी एक की सैलरी थी 10,000 पाउंड प्रति ईयर। ये प्रावधान थे। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के बारे में सबसे पहले हमने जाना कि इसको जरूरत किस लिए पड़ी, किस लिए भारत में कंपनी को रेगुलेटिंग करने की जरूरत पड़ी, अर्थात कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अब हम जानते हैं इसका तीसरा प्रावधान, अर्थात तीसरा प्रावधान क्या किया गया था? राजस्व मामले की रिपोर्ट, अर्थात जो भी वित्त अर्थात धन से संबंधित मामले होंगे उनकी रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन को देगी, अर्थात ब्रिटेन में जो भी सम्राट होंगे उनको देगी। राजस्व मामले अर्थात धन से संबंधित रिपोर्ट ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय में पेश करेगी, अर्थात हमने कितना धन कहां पर खर्च किया है, इसलिए ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय में राजस्व मामले की रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद में
सैनिक प्लस राजनीतिक, अर्थात जो भी सेना और राजनीति से संबंधित मामले होंगे उनकी रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देगी। और क्या बात की गई थी इसमें नंबर 5 पर, जो पहले बीओडी के चुनाव होते थे, अर्थात जो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो सदस्य भेजे जाते थे चुनकर, उनके चुनाव में जो हिस्सा लेने की अर्थात चुनाव में जो वोट डाल सकते थे वो जमा राशि थी 500 पाउंड। अर्थात जिसने कंपनी में 500 पाउंड रुपए लगाए हैं वो इनके इलेक्शन में भाग ले सकता है। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसी राशि को बढ़ाकर कर दिया गया 1000 पाउंड। अर्थात जिसने कंपनी में 1000 पाउंड का खर्च लगाया है वही सिर्फ इसके चुनाव में भाग ले सकता है, वह चुनाव में वोट डाल सकता है जिसने 1000 पाउंड की जमा राशि कराई है। और चुनाव लड़ कौन सकता है? जिसने 2000 पाउंड जमा कराई है। जिसने 2000 पाउंड जमा कराए हैं वो चुनाव लड़ सकता है। 2000 पाउंड रुपए की राशि जमा कराई है वो चुनाव लड़ सकता है। और जिसने 1000 पाउंड जमा कराए हैं वो चुनाव में वोट डाल सकता है। और 500 पाउंड ये खत्म कर दिया है। इससे कंपनी को बुरे इफेक्ट भी पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने 500 पाउंड या उससे कम जमा राशि कराई थी या 1000 पाउंड उससे कम जमा राशि कराई थी, वो अब चुनाव में उनकी कोई भागीदारी नहीं रह गई थी। इसके कारण इसका बाद में विरोध भी हुआ। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो सबसे जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट की घोषणा। अब हम लोग बात करेंगे, ये पूरा टॉपिक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या प्रावधान किया गया? राजस्व मामले की रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी किसको देगी? ब्रिटेन वित्त मंत्रालय में देगी। अर्थात जो भी यहाँ पर खर्च होगा, जो भी मुनाफा होगा, उसकी रिपोर्ट ब्रिटेन वित्त मंत्रालय में पेश की जाएगी। उसके बाद में सैनिक और राजनीति के संबंधित जो भी रिपोर्ट होंगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देगी। उसके बाद में चुनाव, अर्थात बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सदस्य थे, अर्थात गवर्नर और उसके अन्य सदस्य थे, उनको भारत में भेजा जाता था, वो चुनकर भेजा जाता था। इसी कारण आपने लोगों ने सुना होगा लॉर्ड रिपन, अर्थात इनके सामने लॉर्ड किस कारण से लगता है? वही यही कारण है, ब्रिटेन की संसद में 2 हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी कारण इनके नाम के आगे लॉर्ड लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो घोषणा की गई, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रावधान थे, क्या लिमिटेशन थी। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के अधिकारी कौन बनाए गए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ रहे हैं और इसमें आप पॉइंट लेकर चले हुए सुप्रीम कोर्ट की घोषणा। आपसे ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की घोषणा किसके तहत की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये हुई 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कोर्ट है, उसके स्थान पर, फोर्ट विलियम कोर्ट के स्थान पर कलकत्ता। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, पश्चिम बंगाल की वर्तमान में कैपिटल है कलकत्ता। फोर्ट विलियम कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा की गई 1773 में और यह बनाया गया 1774 में। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे इसके साथ साथ। अर्थात ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे, तो 4 मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और उसके साथ साथ 3 अन्य थे, लेमस्टर, चैम्बर और हाइट। ये 3 व्यक्ति अन्य थे। मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे।
सुप्रीम कोर्ट में। फिर ये इसकी लिमिटेशन कहां तक होगी ये प्रावधान किया गया। एक बार सैलरी के बारे में जान लेते हैं। सैलरी की सबको चिंता रहती है और इनकी सैलरी थी 8,000 पाउंड और इनकी सैलरी 8,000 पाउंड पर मंथ थी, इनकी पर ईयर नहीं थी, 8,000 पाउंड। और इन जो 3 अन्य थे इनकी सैलरी थी प्रति एक की 6,000 पाउंड, 6,000 पाउंड। सर एलिजा इन पे प्लस अन्य 3 थे, लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइट, ये अन्य 3 थे। फिर इसमें ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट किससे संबंधित फैसले ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट जरूर बनाएगा, उच्चतम न्यायालय जरूर बनाएगा, लेकिन इसके फैसले की लिमिटेशन दी गई, अर्थात ये फैसले किससे संबंधित ले सकता है। जो ये फैसले ले सकता है अर्थात इनकी लिमिटेशन, इनको भी बांध कर रखा गया, इनको भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में फैसले ले सकता है। ये फैसले ले सकता था दीवानी, फौजदारी अर्थात जल सेना, थल सेना, जल सेना, थल सेना, इनसे संबंधित फैसले ये ले सकता था। सैनिकों से संबंधित जितने भी फैसले थे ये फैसले सुप्रीम कोर्ट ले सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, अब बात करते हैं इनमें सबसे ज्यादा पावर किसकी थी। इस पर भी इसके कारण में गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग थे, इसी रीजन के कारण इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था। वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इनके पावर अलग अलग नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट कभी ये कहता मैं ऊपर हूं और कभी गवर्नर जनरल कहता मैं ऊपर हूं। आपको इससे संबंधित एक फैसला बताते हैं हम। एक काशीदोरा नामक जमींदार थे, काशीदोरा नामक जमींदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने इस जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। और जो ये जहां वहां के काशीदोरा जमींदार थे, वहां के राजा थे, उसने ये गिरफ्तारी की शिकायत दी गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल ने अपने सैनिक भेजे और जो सुप्रीम कोर्ट के जो गिरफ्तार करने के लिए लोग भेजे गए थे, इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्थात जो काशीदोरा नामक जमींदार थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों को भेजा। राजा ने शिकायत की गवर्नर जनरल से और गवर्नर जनरल ने वापिस इन सुप्रीम कोर्ट के जो लोग गिरफ्तार करने गए थे इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। समय का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। आप लोग देखते हो यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो हम लोग जानते हैं। एक निजी व्यापार बंद, निजी व्यापार और रिश्वत बंद। ये क्या था निजी व्यापार और रिश्वत बंद? इसमें यह था अगर जांच होती, ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी लोगों की जांच होती, जो इसके सदस्य भारत में आए हुए थे उनकी जांच होती, वो ये कहते थे कि ये तो हमारा अपना खुद का व्यापार है, हम जो ये सामान लेकर आए हैं, सोना वगैरह लेकर आए हैं, ये हमारा निजी व्यापार है। और रिश्वत भी लेते थे, वो भी बंद कर दी गई कि आगे से ये किसी को भी निजी व्यापार करने की अनुमति नहीं है और रिश्वत भी बंद है। मान लीजिए कोई सोना अगर इनके पास मिल जाता तो ये कह देते हमको गिफ्ट दिया गया है राजा के द्वारा, भारतीय राजा, हमने वहां पर जाकर व्यापार अच्छा किया और व्यापार अच्छा करने से उनको भी मुनाफा हो और हमको मुनाफा हो, इसलिए उन्होंने गिफ्ट दिया है। और ये निजी व्यापार और रिश्वत दोनों ही बंद कर दिए गए थे इसके द्वारा। अगर ये बंद किए गए, वेतन वृद्धि भी, अर्थात इन लोगों की वेतन में भी वृद्धि की गई, इसलिए ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके, भ्रष्टाचार रोका जा सके। लेकिन जो ये वेतन वृद्धि थी इनका फॉर्मूला लागू अच्छी तरह से नहीं हुआ। वेतन वृद्धि जरूर की गई लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक न लगी है और नहीं लगी। हम लोग बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के बारे में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के बारे में। आगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद में जो नेक्स्ट प्रावधान था वो था सीओडी, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनके जो सदस्य चुने जाते थे वो पहले चुने जाते थे 1 वर्ष के लिए। ये 1 वर्ष से हटाकर 4 वर्ष के लिए किया गया। 1 वर्ष के लिए नहीं चुने जाएंगे और 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, अर्थात 1/4 सदस्य
प्रति वर्ष रिटायर होंगे। ये किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि भ्रष्टाचार कम हो, रिटायर होते रहे। साथ के साथ जो हम भरोसा करके जिन लोगों को भेजते हैं वो यहाँ पर भरोसा ही बनाए रखे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जो ये सदस्य थे ये चुनाव में भाग लेने वाले थे, अर्थात जिसको एक बार बना दिया गया उसको जो नेक्स्ट बार बनाया जाएगा वो बीच में 1 वर्ष का गैप होना चाहिए। अर्थात जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सदस्य है वो अगली बार चुनाव लड़ेगा तो उसके बीच में 1 वर्ष का गैप होना चाहिए। आप लोगों को ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके इसको हैंडरिटन नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। हैंडरिटन नोट्स जो हमारे ग्रुप्स में शामिल हैं उनको तो डेली मिलते ही है। उसके साथ साथ जो भी लोग हैं जो या तो हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जुड़ सकते हो। अगर आप वहां से भी नहीं जुड़ना चाहते तो आप इन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 9728260262। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक ये प्रावधान था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। नेक्स्ट जो प्रावधान था वो प्रथम बार लिखित संविधान, अर्थात जो भी ये लिखकर भेजा 1773 में जो भी लिखकर भेजा गया था, जो भी प्रावधान वो सभी लिखित रूप में थे। प्रथम बार लिखित संविधान, प्रथम बार लिखित संविधान। और जो इसमें बात थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक थी प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल का निर्माण किया गया। ये प्रिवी काउंसिल क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, अगर सुप्रीम कोर्ट की शिकायत करनी हो, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला गलत लेता है तो इस प्रिवी काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट की शिकायत की जा सकती है। अगर गवर्नर जनरल कोई भी फैसला गलत देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी शिकायत, सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में फैसला नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी शिकायत करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसकी शिकायत करेगा ब्रिटेन के सम्राट को। प्रिवी काउंसिल थी वो, उसमें सुप्रीम कोर्ट की शिकायत दर्ज की जाती थी। यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ये हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है और फिर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये गलत है, और बाकी आप समझदार हैं। उसके बाद में बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये पेश किया गया 1781। अर्थात जो भी रेगुलेटरी एक्ट में कमियां रह गई थी उसके लिए ये पेश किया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उद्देश्य अगर इसका पूछा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये पेश किया गया था क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि संशोधनात्मक एक्ट था ये, अर्थात जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें संशोधन किया गया था। इसके अन्य नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के आप अन्य नाम लिख सकते हैं। अन्य नाम, एक तो इसको ये बोल सकते हैं कि संशोधनात्मक, संशोधनात्मक इसके बारे में बोल सकते हैं। और बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं इसको, बंगाल जुडिकेचर एक्ट। इन दो नामों से इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट को जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था। यह पेश किसके द्वारा किया गया था? जो ब्रिटेन की संसद है उसमें एक समिति है परवर समिति, परवर समिति। और इस परवर समिति के जो अध्यक्ष हैं, ये संसद में अलग अलग समितियां होती हैं। ब्रिटेन की संसद में एक समिति है परवर समिति, और इसकी समिति के अध्यक्ष थे एडमंड वॉर्ड।
एडमंड बर्फ। एडमंड बर्फ के द्वारा ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। संसद की ब्रिटेन की संसद में प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्फ। इनके द्वारा ये एक्ट पेश किया गया था। इसमें क्या क्या दिया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस एक्ट में किया गया जो ये तीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको कानून बनाने का अधिकार दिया। कानून बनाने का अधिकार किसमें? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। किस लिए पेश किया गया था? 1773 के जो रेगुलेटरी एक्ट था, इसमें कमियां दूर करने के लिए यह पेश किया गया था। और क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसको न्यायपालिका से मुक्त किया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल को न्यायपालिका से मुक्त किया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल को न्यायपालिका से मुक्त किया गया इसमें। और एक सुप्रीम कोर्ट के लिए बीच में स्पेशल फैसला लाया गया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा, जो भी डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट, वो भारतीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक, भारतीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक, जो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये जो फैसला लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले लेगा वो भारतीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक और रीति रिवाज, स्थानीय रीति रिवाज, अर्थात उस स्थान में जो लोग रहते हैं उन रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर, विधि निर्माण करेगा। अर्थात जो भी फैसले लेगा और जो भी कानून बनाएगा, नए कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, वो सभी इनको स्थानीय रीति रिवाजों और सामाजिक, आर्थिक, इनको सभी को ध्यान में रखकर जो भी कानून बनाया जाएगा, ये फैसला किया गया। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक बार पेश देखिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट पेश किया गया 1782 में। किसके द्वारा पेश किया गया? जो ब्रिटेन संसद है उसमें प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्फ, इनके द्वारा पेश किया गया। उसके बाद में किस लिए आया? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए आया। उसके बाद में और क्या प्रावधान थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और एक ये प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला लेता है, डिसीजन लेता है और कोई नए कानून का निर्माण करता है, तो वो रीति रिवाजों को, स्थानीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर करेगा। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 1783 में भी भारत में दो नए कानून आने वाले थे। उन कानून का नाम है, एक 1783 में फरवरी में पेश किया जाने वाला था, लेकिन वो भारत में आए नहीं, फेल हो गए। वो जानते हैं किस कारण से फेल हो गए? एक था इंडिया अधिकार, इंडिया एक्ट, इंडिया अधिकार, इंडिया अधिनियम, एक ये था। वो भारतीय लोगों के जो अधिकार थे उनसे संबंधित था, लेकिन ये फेल हो गया। फेल कहां पर? ब्रिटेन की संसद में ही फेल हो गया। ब्रिटेन की संसद में ही फेल हो गया। मान लीजिए भारतीय संसद में दो हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो भी कानून बनता है वो इनमें पास कराना होता है, लेकिन जो इंडिया अधिनियम था, जो भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए था, वो यहीं पर फेल हो गया। उसके बाद में 1783 में ही नवंबर में एक और एक्ट लाने की कोशिश की गई, एक और एक्ट लाने की कोशिश की गई। उसका नाम था फोक्स का भारतीय अधिनियम, फोक्स का भारतीय अधिनियम।
6 में हुआ, ये भी ब्रिटेन की संसद में फेल हो गया, ब्रिटेन की संसद में फेल हो गया। इसके बारे में जो विषय बनता है, ये बनता है कि भारतीय विषय पर, अर्थात ये टॉपिक किससे संबंधित था, भारतीय विषय, भारत का मुद्दा था ये, भारतीय विषय पर ब्रिटेन की पहली बार हार, ब्रिटेन हार हो गई, ब्रिटिश हार हो गई। और उसके बाद जो इसका रिजल्ट हुआ वो ये हुआ, लॉर्ड नॉर्थ और फोक्स, लॉर्ड नॉर्थ और फोक्स, इन दोनों की गठबंधन की सरकार थी और इन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। इनकी सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और इनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में पीएम बने, वो बने विलियम पिट्स, प्रधानमंत्री बने, वो बने विलियम पिट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पिट्स अधिनियम के बारे में। आज के लिए इतना ही। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।